हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो जैसा कि मैंने दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड सितंबर, अक्टूबर, सितंबर 3 मंथ का जो है करंटली मैगज़ीन करवा रखा है। उससे पहले आप देख सकते हो ये आ चुका है आपका 365, जिसमें कि टॉपिक सब्जेक्ट वाइज़ जो है अ, ये सारे सब्जेक्ट का आता है ना, तो इसमें है राज्य व्यवस्था का, जो कि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का है। तो वो 3 महीने का कर लीजिएगा और ये कर लीजिएगा, तो आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अक्टूबर तक का है, बाकी और 65 आएगा हम कराएँगे। तो 365 का चलिए हम राज्य व्यवस्था का कर लें। एक ही जगह आपको सारे चीज़ें मिल जाएँगी पूरे साल भर का, मतलब 6 में 7 महीने का ये। इसके बाद जब नेक्स्ट वाला आएगा वो करा देंगे, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो इसको देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा और इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसमें पहला जो है चुनाव से है, जिसमें एक साथ चुनाव, राज्य चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, आदर्श आचार संहिता, लोकसभा चुनाव, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में अनुच्छेद 2 329 बी, चुनाव में नामांकन, ये सब चीज़ें जो भी हैं, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें जो पहला न्यूज है इलेक्शन से, तो क्या है, सिमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब एक साथ चुनाव होने की बात हो रहा है ना, वन नेशन वन इलेक्शन। तो पूरे भारत में एक साथ चुनाव यानी एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए लोकसभा ने 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था। इस विधेयक की समीक्षा एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जाएगी। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधान इसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 82 ए में जोड़ा जाएगा ये, ठीक है। और एक साथ चुनाव, नए अनुच्छेद के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराएगा। और विधानसभाओं का कार्यकाल, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। और 83 में क्या है, इसमें असमाप्त अवधि मतलब अनएक्सपायर्ड पीरियड्स, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है। संशोधन के अनुसार जब लोकसभा 5 वर्ष के पूर्व कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है, तो लोकसभा विघटन की तिथि और पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बीच की अवधि असमाप्त अवधि मानी जाती है। समय से पहले लोकसभा विघटन के बाद मध्यावधि चुनाव होंगे। इस चुनाव से जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि के लिए ही होगा। अनुच्छेद 172 में संशोधन, यह नया प्रावधान राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 327 है। इसमें संशोधन हुआ है, विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। एक साथ चुनाव के बारे में जाने तो एक साथ चुनाव को एक राष्ट्रीय चुनाव के रूप में जाना जाता है। भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इस सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान होगा, एक ही दिन नहीं होगा, कई चरणों में हो सकता है। भारत में 1951, 52, 57, 62 और 67 में लोकसभा विधानसभाओं के एक साथ चुनाव होते थे। 1968-69 में राज्य विधानसभाओं में, 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया था। एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट आयोग देखेंगे तो भारत के विधि आयोग की 173वीं रिपोर्ट 1999 है। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग की 2002 की है। 2017 में नीति आयोग की वर्किंग पेपर है और संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2015 है। स्टेट कमीशन को देखेंगे तो हाल ही में भारत ने नियंत्रण महालेखा परीक्षक मतलब कैग की कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोगों का कमजोर होना स्थानीय सरकार के चुनाव में देरी का प्रमुख कारण होता है। राज्य चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं तो यह स्वायत्त और संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय स्वशासन के निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों आदि के चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में राज्य चुनाव आयोग के प्रावधान करता है। इसकी सिफारिश जो है गौडगिल समिति ने भी की थी। तो राज्य निर्वाचन आयोग संबंधी संवैधानिक प्रावधान देखते हैं 243 के 1 और अनुच्छेद 243 जेड ए में है।
पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदान सूची तैयार करना और सभी चुनावों के संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। अनुच्छेद 243 के 2 में क्या है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च निर्वाचन न्यायाधीशों को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग के कार्य देखते हैं। न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का प्रशीमन करना है। स्थानीय निकाय चुनाव के मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन की देखरेख करना है। स्थानीय निकाय चुनाव में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों को आरक्षित करना है। स्थानीय निकाय चुनाव संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार इन विवादों से उम्मीदवारों के अवितरण के मामले में शामिल है। स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन संबंधित मामलों में राज्यपाल को सलाह देना आदि। डिलिमिटेशन कमीशन किशोर चंद्र छगन लाल राठौर मामले 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर असंवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। परिसीमन के बारे में जाने तो लोकसभा, विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने की प्रक्रिया है। परिसीमन कार्य जिम्मेदारियां उच्च अधिकार प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इन संस्था को परिसीमन आयोग का या सीमा आयोग कहा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाता है जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे। भारत में परिसीमन आयोग का गठन 4 बार 1952, 1963, 1973, 2002 में किया गया। ये एक सांविधिक निकाय है। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आदेशों की प्राप्तियां संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं है। परिसीमन आयोग की संरचना: अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या सीईई द्वारा मनोनीत कोई चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये देखते हैं ईवीएम वीवीपैट के बारे में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में डाले गए वोट के साथ वीवीपैट पर्ची के 100% क्रॉस सत्यापन कराने वाली मांग याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो क्यों किया? क्योंकि इसके बारे में जानते हैं पहले क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित उपकरण है। इसे चुनाव प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के से मिलकर विकसित किया गया। ईसीई को कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड और बेल के द्वारा किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल जो है रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट्स का उपयोग किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव वीवीपैट्स को पहली बार पूरी तरह से उपयोग में लाया गया था। ईवीएम वीवीपैट का विकास क्रम: 1982 के केरल में विधानसभा में उपचुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। 1989 ईवीएम के उपयोग की अनुमति देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का संशोधन किया गया था। 2004 आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया और तभी चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। 2013 सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग बाद में वीवीपैट इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया। 2019 में एन चंद्रबाबू नायडू और अन्य बनाम भारत संघ विभाजन में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रत्येक विधानसभा या असेंबली सेगमेंट में 5 ईवीएम का वीवीपैट से अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। ईवीएम में निम्नलिखित 3 यूनिट शामिल होते हैं। बैलेंटिक यूनिट होता है, इसका उपयोग वोट डालने के लिए किया जाता है और 16 बटन वाले कीबोर्ड की तरह कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट, इसे मास्टर यूनिट भी कहा जाता है, ये मतदान पीठासीन अधिकारी के पास रहती है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यह जो है ईवीएम का ही एक घटक है। मशीन सत्यापित करता है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने वोट दिया है। इसे मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने और ईवीएम का उपयोग करके मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करने वाले मतदाता का विश्वास बहाल करने के लिए लाया गया था। ईवीएम वीवीपैट के लाभ क्या हैं? यह बैटरी पर चलता है, बाहर से पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, अवैध मत की संभावना नहीं होती है,
यह प्रति मिनट 4 से अधिक वोटों की अनुमति नहीं देता, जिससे बूथ कैप्चरिंग पर रोक लगता है। कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान की कोई संभावना नहीं रहती। ईवीएम की गलत तरीके से पूर्व प्रोग्रामिंग करने की कोई संभावना नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक रूप से उपयोग करने के लिए निर्देशित किए गए थे। ये निर्देश लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें मिलने के बाद जारी किए गए थे। तो आदर्श आचार संहिता के बारे में जानते हैं। तो उत्पत्ति इसकी शुरुआत 1960 में केरल के राज्य विधानसभा चुनाव में की गई थी। यह राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का एक सेट है। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने हेतु जारी किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 में अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव के संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी एवं शक्ति प्रदान की गई। संविधान में एमसीसी के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। एमसीसी किन पर लागू होती है? तो ये सभी राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों एवं पोलिंग एजेंट्स और सत्तारूढ़ सरकार और सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। एमसीसी लागू होने के बाद प्रतिबंधित गतिविधियां। ऐसी कोई नीति, परियोजना या योजना घोषित नहीं की जा सकती जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हो। सरकारी कोष से धन का उपयोग कर विज्ञापन जारी करने पर रोक। सरकारी या सार्वजनिक प्रकों में किसी भी तदर्थ नियुक्ति पर रोक। मतदाता समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक। चुनाव प्रचार के लिए परिवहन मशीनरी जैसे सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से कोई अनुदान या भुगतान नहीं कर सकते। एमसीसी लागू करने की अवधि। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू रहती है। उल्लेखनीय है कि इस अवधि को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ और अन्य विवाद में सही ठहराया था। उल्लंघन के परिणाम में संहिता का कोई कानूनी आधार नहीं है। साथ ही इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक उपायों की भी कमी रहती है। इसमें एमसीसी को प्रभावी तरीके से लागू करने में समस्या आती है। कुछ प्रावधान भारतीय नागरिक संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे कानून में दिए गए प्रावधानों के माध्यम से भी लागू किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी उम्मीदवार के चरित्र व्यवहार के बारे में झूठे बयान प्रकाशित करने के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 क्लॉज 4 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के अंतर्गत मतदाता पहचान संबंधी जालसाजी या प्रतिरूपण एक चुनाव अपराध है। लोकसभा चुनाव सुर्खियों क्यों? हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव के बारे में चुनाव प्रणाली। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है। इसके तहत लोकसभा का प्रत्येक सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, इसलिए इसे ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक की तारीख से समानांतर कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। इसके बाद लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूरे होने से पहले किसी भी समय लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है और इसके अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल खत्म होने के बाद इसे 6 महीने से ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। संवैधानिक प्रावधान। तो 15 में शामिल अनुच्छेद 324 से 329 लोकसभा चुनाव के प्रावधान से संबंधित है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में देख लेते हैं। अनुच्छेद 329 बी। तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 329 बी का उपयोग किया। आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया। 329 बी के अनुसार संसद किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी संसद सदन के लिए होने वाले चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका उसी प्राधिकार के समक्ष या उस प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका प्रावधान समुचित विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या उसके अधीन निर्धारित किया गया हो। पोन्नुसामी निर्णय बनाम रिटर्निंग ऑफिसर। नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र और अन्यवाद 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर चुनाव की घोषणा कर दिए जाने के बाद कोर्ट निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अनुसार चुनाव याचिका दायर किए बिना किसी भी चुनाव की वैधता को चुनौती या उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। चुनाव याचिकाएं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं। ऐसी याचिकाओं का उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार होता है। इनसे जुड़ी अपीलें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं। चुनाव याचिका किसी भी उम्मीदवार या चुनाव संबंधित किसी निर्वाचक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की जा सकती है। निर्वाचक का अर्थ है उस व्यक्ति से है जो चुनाव में मतदान करने का हकदार था, जिसने चुनाव याचिका संबंधित है। नेक्स्ट है चुनाव में नामांकन। हाल ही में उम्मीदवार को लोकसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया, क्योंकि विरोधी उम्मीदवार का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया था। चुनाव में नामांकन के बारे में जाने तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 में वैध नामांकन के लिए आवश्यक शर्तों को परिभाषित किया गया है। किसी निर्वाचन क्षेत्र नामांकन दाखिल करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का एक प्रस्ताव होना चाहिए। निर्दलीय एवं गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 3 इसमें नामांकन पत्रों की प्रस्तुति और वह जानकारी संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उन मामलों में निजता का अधिकार है जिनका मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है, या जिन मामलों का उम्मीदवारों के सार्वजनिक जीवन की भूमिका से कोई लेना देना नहीं है। आरपीए 1951 की धारा 36 में नामांकन की जांच का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी उम्मीदवार द्वारा किए गए विवरण में पर्याप्त खामी के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को उस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने का अधिकार दिया गया है। तो है नेक्स्ट न्यूज है रीपोलिंग। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोकसभा और आम चुनाव के पुनर्मतदान कराया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पुनर्मतदान से संबंधित प्रावधान। ये परिस्थितियों के उनके तहत पूर्व मतदान की आवश्यकता होती है। तो प्राकृतिक आपदा, हिंसा आदि और वोटिंग मशीन से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने के कारण, बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव रद्द कर दिया जाना, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के आदि के कारण। नेक्स्ट है साइलेंस पीरियड। तो लोकसभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण मतदान दिवस के 48 घंटे पहले साइलेंट पीरियड लागू किया जाता है। साइलेंट पीरियड वास्तव में मतदान के दिन कुछ समय पहले चुनाव प्रचार प्रतिबंध है। साइलेंट पीरियड मतदान के लिए 48 घंटे पहले शुरू होता है और मतदान समाप्त होने के बाद खत्म हो जाता है। वैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में साइलेंट पीरियड पद का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसके दौरान देखते हैं 1951 के तहत कुछ प्रतिबंध है। धारा 126 क्लॉज 1 में टेलीविजन इसी तरह के अन्य डिवाइस का उपयोग करके किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, किसी मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव प्रचार पर रोक लगाती है। 126 ए एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपयोग करके एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाती है। 126 1 बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव संबंधित कोई भी ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। ठीक है। और है एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। संविधान में संसद को चुनाव आयोजित करने के तरीकों को विनियमित करने का अधिकार दिया गया, इसलिए किसी उम्मीदवार द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से संबंधित प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए हैं। अधिनियम के तहत 1996 तक किसी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र संबंधित प्रावधान। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की उपधारा 33 क्लॉज 7 एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है। इस उपधारा को 1996 में संशोधन के माध्यम से उन अधिनियम में जोड़ा गया था। इससे पहले उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 70 इसमें प्रावधान किया गया कि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सीट छोड़कर दूसरी सीट से त्यागपत्र देना होगा। इस प्रकार यदि कोई उम्मीदवार 2 सीटों से जीतता है तो उसके द्वारा रिक्त की गई सीट पर उपचुनाव आवश्यक है। नेक्स्ट है होम वोटिंग। ये क्या होता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के आम चुनाव से पहले बार होम वोटिंग सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। आयोग का यह कदम उसके आदर्श वा कि कोई भी मतदान पीछे न छूटे के अनुरूप है। होम वोटिंग सुविधा के बारे में जानिए तो इसके अंतर्गत मतदाता कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख मतदाता के घर से मतदान कराया जाएगा। इस दौरान मतदान गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 40% बेंचमार्क दिव्यांगत तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति तथा 85% अधिक आयु के वरिष्ठ के लिए है।
लाभार्थी होंगे इसके। मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए अन्य कदम हैं। आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी विस्थापितों के लिए फार्म एम बोझ की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया और इससे उन्हें मतदान करने में आसानी होगी। आयोग ने स्वीप में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का फैसला किया है। साथ ही आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के मित्रों, परिवारों, मतदान अधिकारियों आदि को संवेदनशील बनाया जाएगा। प्रस्तावित बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यह प्रवासी मतदाताओं को उनके मौजूदा निवास स्थान से अपने मत का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी। डाक मतपत्र यह डाक द्वारा मत भेजने की अनुमति देता है। निम्नलिखित व्यक्ति डाक द्वारा मतदान करने के पात्र हैं: विशेष मतदाता, सेवा मतदाता, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता और मतदाता जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन है। प्रॉक्सी वोटिंग इसके तहत पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। यह सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए ही उपलब्ध है। सर्विस वोटर्स यानी सेवा मतदाताओं में शामिल हैं सशस्त्र बल के सदस्य, किसी राज्य की पुलिस का ऐसा सदस्य जो उस राज्य के बाहर सेवा प्रदान कर रहा हो, वो व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर कार्यरत हो, उस बल का सदस्य जिस पर सेना अधिनियम 1950 लागू है। फॉर्म 17C क्या है? निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया है कि निर्वाचन नियम फॉर्म 17C के डेटा को मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं देता है। फॉर्म 17 के बारे में जाने तो यह निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत निर्देशों के साथ संबंध है। इसका प्रथम बार निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसका? एक मतदान केंद्र के निर्धारित पात्र मतदाताओं की जानकारी, मतदाताओं रजिस्टर में निर्वाचकों की संख्या के बारे में जानकारी, ऐसे मतदाता जिन्होंने अपने मतदान अधिकार का उपयोग न करने का निर्णय लिया है या ऐसे मतदाता जिन्हें मत देने की अनुमति नहीं दी गई है आदि। इसके द्वारा भाग में निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है: प्रत्याशी का नाम तथा प्रत्याशियों का प्राप्त कुल मत, ब्रैली सिग्नेज। पुडुचेरी का निर्वाचन विभाग इस केंद्र शासित प्रदेश की सभी 967 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनेज का प्रयोग किया है। तो यह कदम दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन मतदाताओं को स्वतंत्र और गोपनीय रूप से मतदान का उपयोग करने में मदद करेगा। हालांकि ऐसे मतदाता चाहे तो अपने साथ सहायता के लिए एक व्यक्ति को ला सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49N में प्रावधान किया गया है। दूसरा अब न्यूज देखें जो है संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकारी कार्यप्रणाली से है। फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट। इंटरनल इमरजेंसी। वर्ष 2024 में भारत ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ज्ञातव्य है कि 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल क्या है? तो भारत ने आपातकाल के दौरान ज्यादातर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 60 में उल्लिखित हैं। इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे औचित्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के प्रकार है: राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण पर बाह्य आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय स्थिरता के समझ खतरा 360 के अंतर्गत। आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया, अनुमोदन देखेंगे। आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है। अवधि आपातकाल जो होता है, राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 6 महीने तक लागू रहता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संकल्प के माध्यम से 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आपातकाल को मंजूरी देने या जारी रखने का संकल्प प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत कुछ सदस्यों में 50% से अधिक या अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत। विशेष परिस्थिति, यदि 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने को मंजूरी नहीं मिल पाती। तो इस घोषणा को वैधता लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक बनी रहती है, बशर्ते किसी भी राज्यसभा ने इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी हो। आपातकाल का निरसन
राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा के माध्यम से आपातकाल संबंधी घोषणा को रद्द कर सकता है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आपातकाल की घोषणा को जारी करने की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित प्राप्त होने की आवश्यकता है। आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन। लिखित अनुमोदन। आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर की जा सकती है। मौलिक अधिकार 359 का दायरा सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे। लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 275 ए को हटाना। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या किसी भी अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उससे जुड़े सभी संशय और विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी और उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका खारिज कर दी। दल बदल रोधी कानून के बारे में जाने। दल बदल रोधी कानून में उन विधि निर्माताओं को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है जो अपने राजनीतिक दल की टिकट पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। अयोग्यता के आधार पर निम्नलिखित आधार पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है तो सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत और दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करना या मतदान से अनुपस्थित रहना तथा इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाना। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो अयोग्य हो जाता है। कोई मनोनीत सदस्य यदि सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है। दल बदल कानून के अपवाद क्या है? दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 सदस्य विधायक विलय के पक्ष में हो। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्य विधानसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है। वर्तमान पीठासीन अधिकारी के लिए दल बदल विरोधी मामले पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून मौजूदा नहीं है। 10वीं अनुसूची के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय तो देखेंगे किहोतो होलोहान बनाम जाचिलो 1992 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कीसम मयकचंद्रन सिंह बनाम 2020 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो हाल ही में भारत में कई विशेषज्ञों ने लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर विचार करने पर मत प्रकट किया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बीच अंतर क्या है? मापदंड है और साधारण बहुमत प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व। देखते हैं भौगोलिक इकाई में देश को छोटी भौगोलिक इकाई में विभाजित कर दिया जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है। और बड़े इसमें क्या है? अनुपातिक में बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में सीमांकित किया जाता है। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि का चुनाव होता है। इसमें क्या होता है? एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मतदान किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? मतदाता किसी भी दल को वोट दे सकते हैं। इसमें होता है किसी दल को विधायिका में वोटों की तुलना में अधिक सीटें मिल सकती हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को जरूरी है कि 50% +1 वोट मिले और प्रत्येक दल को प्राप्त वोटों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीट मिलती है इसमें। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, भारत में ये सब व्यवस्थाएं हैं और इसमें है इजराइल, नीदरलैंड में। आम मतदाताओं के लिए समझना आसान है। एक स्थिर सरकार के गठन को सुगम बनाती है और किसी इलाके में चुनाव जीतने के लिए अलग अलग सामाजिक समूहों के मतदाताओं को एक साथ अपने लिए प्रोत्साहित करती है। अनुपातिक में सभी दलों का उनके वोट शेयर के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। अल्पसंख्यक जो है
अल्पसंख्यक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करती है। कम वोट बर्बाद होते हैं क्योंकि अधिक लोगों की प्राथमिकता पर विचार किया जाता है। चिंताएं हैं राजनीतिक दलों को उनकी वोट शेयर की तुलना में अधिक या कम प्रतिनिधित्व, और इसमें है अल्पसंख्यकों को छोटे दलों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है। कई दलों छोटे दलों अखंडित विधायिकाओं को जन्म दे सकती है। संसदीय लोकतंत्र में कम स्थिर गठबंधन कार्य कर सकती हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार हैं: एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली, पार्टी लिस्ट सिस्टम, मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व नमार। तो एकल संक्रमणीय मत है, इस प्रणाली मतदाता अपने उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में स्थान देता है, रैंक देता है, और इसमें इस प्रणाली को अग्रलिखित निर्वाचन के लिए अपनाया गया है। राज्यसभा या राज्य विधान परिषद तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद। और सूची प्रणाली या पार्टी सिस्टम क्या है? इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवारों को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को मत देते हैं और इसके बाद दल प्राप्त मत के हिस्से के अनुपात में सीट प्राप्त करते हैं। मिश्रित सदस्य में है, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए एक प्रत्याशी निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा विविध दलों को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर भी अतिरिक्त सीटों को भरा जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी सुर्खियों में क्यों? लोकसभा समिति और प्राक्कलन समिति के पुनर्गठन के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किए गए हैं। समितियों के बारे में इसका तात्पर्य ऐसी समितियां हैं जो संसद द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती हैं या अध्यक्ष द्वारा नामित होती हैं और अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती हैं, और ये सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। और इन समितियों के लिए सचिवालयी सहायता की व्यवस्था लोकसभा सचिवालय द्वारा की जाती है। संसदीय समितियों का इतिहास ब्रिटिश संसद से जुड़ा है। यह समितियां अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105 और 118 के प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 105 संसदों के विशेषाधिकार संबंधित है। 118 संसद को अपनी प्रक्रिया कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। संसदीय समितियों के प्रकार है: तदर्थ समिति, स्थायी समिति। इन्हें विशिष्ट तदर्थ समिति क्या होती है? इन्हें विशेष उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है। जब ये समितियां सौंपे गए कार्य का पूरा कर लेती हैं तो विघटित हो जाती हैं, जैसे रेलवे कन्वेंशन समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति आदि। अस्थायी एवं नियमित समितियां होती हैं जो समय समय पर इनका गठन किया जाता है, जैसे वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित, और अस्थायी समितियां अधीनस्थ विधान समिति। हाल ही में सुर्खी में समितियों का विवरण है लोक लेखा समिति। इसका गठन पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आलोक में किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इनके 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कार्य है भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना। प्राक्कलन है, इसे 1950 में गठित किया गया था और लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें शासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियां सुझाव देता है। यह समिति यह जांच करती है कि प्राक्कलन के अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन की ठीक ढंग से आवंटित किया गया है नहीं। और संसदीय राजभाषा समिति है, केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया। इसके बारे में जाने, इसका गठन 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976 में किया गया। इस अधिनियम में सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी को अपनाने का उपबंध किया गया है। इसके अलावा अधिनियम को 10 वर्ष तक राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें सदस्य 30 होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं। और संघ के राजनीतिक प्रयोजनों के लिए हिंदी के उपयोग में कई प्रगति समीक्षा करना और राष्ट्रपति की समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करना है। राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए 12 विपक्षी सांसदों को कदाचार का दोषी पाया। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के बारे में जाने तो संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच और इससे जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार है। संसदीय विशेषाधिकार वास्तव में संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कुछ विशेषाधिकार और नियुक्तियां हैं। इस समिति में 10 सदस्य होते हैं। इन्हें राजभाषा का सभापति नामित करता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति 15 सदस्य होते हैं। उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष नामित करता है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों में नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति राज्यसभा द्वारा की जाती है। और है कैबिनेट समितियां। तो केंद्र सरकार 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में जाने तो यह जो है संविधानेतर प्रकृति की होती है, यानी संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ये समितियां भारत सरकार नियम 1961 के तहत गठित की जाती हैं। कैबिनेट विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद के लिए समिति प्रणाली का उपयोग करती है। राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता कृषि मंत्री द्वारा की जाती है। इसमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, हालांकि गैर कैबिनेट मंत्रियों की सदस्यता से नहीं रोका जाता। सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट ये क्या है? तो सुर्खी में क्योंकि भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों की प्रक्रियाओं, पारंपरिक विधायिक ज्ञान का संरक्षक है।
संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 98 संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होगा। संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति देता है। अनुच्छेद 187 इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों के सचिवालय के लिए 98 सामान की प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी। लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय ही कहा जाता रहा है और इसके विपरीत राज्यसभा के लिए राज्य परिषद सचिवालय नामक एक नए सचिवालय का निर्माण किया गया था। वर्ष 1954 में दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर राज्यसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय कर दिया गया था। दोनों सदनों के सचिवालयों कार्यभार के आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। इन 10 सेवाओं में विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवाएं, शब्दतः रिपोर्टिंग सेवाएं आदि शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने-अपने सचिवालय में नए पद सृजित कर सकते हैं। हालांकि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्व परामर्श करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के महासचिव का पद सरकार के कैबिनेट सचिव के समकक्ष है। हालांकि वरीयता सूची में कैबिनेट सचिव को 11वें स्थान पर रखा गया है, जबकि लोकसभा राज्यसभा के महासचिव को 23वें स्थान पर। सचिवालय कार्य क्या? संसद के सदनों के प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालय सहायता उपलब्ध कराना और विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान संदर्भ सामग्री तैयार करना तथा अलग-अलग डॉक्यूमेंट प्रकाशित करना, वेतन एवं भत्तों का भुगतान, महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सहायता, सलाह, सदन की प्रतिदिन की कार्यवाही का रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना। सचिवालय की संरचना क्या है? लोकसभा सचिवालय है और राज्यसभा सचिवालय। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करते हैं और राज्यसभा सभापति के प्रशासन नियंत्रण में कार्य करते हैं। राज्यसभा के प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा महासचिव होता है और राज्यसभा में महासचिव। भारतीय सेवा शर्तों की बात करें तो लोकसभा महासभा सचिवालय होता है, इसमें राज्यसभा सचिवालय। नेक्स्ट है अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में कैबिनेट सेक्रेटरी। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक नए कैबिनेट की नियुक्ति को मंजूर दी है। उनका कार्यकाल 30 अगस्त 2024 से 2 वर्षों का होगा। कैबिनेट सचिव के बारे में जाने तो ये वरिष्ठतम सहयोगिता के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। ये भारत सरकार के नियम 1961 और भारत सरकार नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्य कार्य केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, मंत्रालय विभागों के बीच मतभेदों को दूर करना। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं और कैबिनेट सचिव के पास केंद्र सरकार के विभागों के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। उन्हें केंद्र सरकार के सचिवों के बीच सर्वोच्च अधिकार माना जाता है। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। राष्ट्रपति के भाषण के बारे में जाने तो संविधान का अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण कर सकेगा। हालांकि संविधान के लागू होने से लेकर कभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने इस प्रावधान के तहत अभिभाषण नहीं किया है। संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसे 2 अवसर दिए गए हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष अभिभाषण देता है। ये 2 अवसर हैं प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में। मूल संविधान में अनुच्छेद 87 क्लॉज 1 के तहत प्रत्येक सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के भाषण का प्रावधान किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इस प्रावधान में संशोधन किया गया था। ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 18वीं लोकसभा के गठन के लिए नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। शपथ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा उद्देश्य से नियुक्त किया व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ के प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। यदि कोई सदस्य शपथ लिए बिना सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है तो उसके लिए अनुच्छेद 104 में दंड का प्रावधान किया गया है। इस नियम का अपवाद कोई व्यक्ति संसद के लिए चुने बिना भी मंत्री बन सकता है। हालांकि 6 महीनों के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ता है। शपथ अंग्रेजी या संविधान में अनुसूचित 22 भाषाओं में से किसी में भी ली जा सकती है। नेक्स्ट है न्यूज है वह है संविधान संबंधित मुद्दों से। तो नागरिकता, पहले इसमें न्यूज है नागरिकता। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 1 की वैधता को बरकरार रखा है। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में चलिए जानते हैं। इसमें नागरिकता पर प्राप्त करने के निम्नलिखित 5 तरीके बताए गए हैं। बाई बर्थ, डिसेंट मतलब वंशानुग्रह यानी जन्म के वंश के आधार पर। देशीकरण
द्वारा नागरिकता, जिसे न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, या रजिस्ट्रेशन द्वारा, किसी राज्य क्षेत्र का भारत का भाग बन जाने पर भी। ठीक है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान आदि देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। धारा 6 ए में नागरिकता अधिनियम 1955 एक विशेष प्रावधान है। इसे 1985 में केंद्र सरकार असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित असम समझौते के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1950 के जरिए शामिल किया गया था। इस धारा के दौरान 1 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1971 के बीच, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और से असम में आकर बसे सभी व्यक्तियों को विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से 10 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में जानते हैं। 1955 में संशोधन जो करता है। तो विदेशी विषयक अधिकरण, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असम के रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया। इससे पहले इस व्यक्ति को राज्य के विदेशी विधेयक प्राधिकरण ने विदेशी करार दिया था। स्थापना ये अर्ध न्यायिक निकाय है। इन्हें विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विदेशी विषयक आदेश 1964 के तहत स्थापित किया गया है। अधिकार क्षेत्र, भारत में केवल विदेशी विषयक अधिकरणों के पास ही ऐसी किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने पर भर से वह स्वतः विदेशी नागरिक नहीं हो जाता। शक्ति, इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। नागरिकता नियम 2024, तो गृह मंत्रालय नागरिकता नियम 2009 में संशोधन किया है। नागरिकता नियम 2024 को सूचित किया है। ऐसा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। पात्रता क्या है? पंजीकरण देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है भारतीय मूल का व्यक्ति, किसी भारतीय नागरिक से शादी करने वाली महिला या पुरुष, भारत की नागरिक की नाबालिग संतान, और वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक रूप में पंजीकृत हैं, वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई स्वतंत्र भारत की नागरिकता रही हो, ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति। देशीकरण द्वारा नागरिकताओं के लिए अन्य पात्रताएं क्या है? नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही उसे आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए किसी भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीयता प्रमाण क्या है? नियमों के मूल देश को स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट दी गई। आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में 20 से अलग-अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि है। दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना, आवेदक को एक घोषणा पत्र भी सौंपना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है तो उसके अपने देश की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के लिए आवेदन करना, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत नागरिकता के लिए आवेदन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। जिला स्तरीय समिति के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जानें। तो इस संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित 4 शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म से हों। वे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हों। उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो, या वे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ आदिवासी क्षेत्रों या इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड के तहत आने वाले क्षेत्रों में नहीं आते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम 1920 तथा फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के खिलाफ दंडित करने छूट दी है। प्रवासियों के लिए देशीकरण के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दी गई है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पंजीकरण रद्द करने के 5 आधार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार कुछ दशाओं में ऐसे प्रवासियों को ओसीआई पंजीकरण रद्द कर सकती है। ओसीआई को रद्द करने के 5 आधार हैं: धोखाधड़ी के जरिए पंजीकरण, संविधान के प्रति निष्ठा न रखना, युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संपर्क रखना, यदि भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा या लोकहित को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, यदि पंजीकरण के 5 साल के भीतर प्रवासी भारतीय नागरिक को 2 साल या उससे अधिक कारावास की सजा सुनाई गई हो। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया देखेंगे। विदेश मंत्रालय ने ओसीआई कार्ड धारकों को विदेशी के रूप में
पुनः वर्गीकृत किए जाने संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि ओसीआई नियम परिवर्तित रहेंगे। ओसीआई कार्ड धारक के बारे में तो जाने तो ओसीआई कार्ड योजना को 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन करके प्रस्तुत किया गया था। विदेशी सैन्य कर्मी चाहे वे सेवा से हों या सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति ओसीआई कार्ड धारकों को एक श्रेणी में मिला दिया गया। ओसीआई कार्ड धारकों के लिए पात्रता पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर कोई भी विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 के समय उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था, जो उस क्षेत्र संबंधित था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, जो ऐसे नागरिक का पुत्र-पुत्री या पौत्र-पौत्री या पौर-पौत्र है, जो ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों की नाबालिग संतान है, जो नाबालिग बच्चा है और जिसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हों या माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। भारतीय नागरिकता या ओसीआई कार्ड धारक विदेशी मूल का जीवनसाथी जिसका विवाह आवेदन प्रस्तुत करने के कम 2 वर्ष पहले पंजीकृत हुआ हो। ओसीआई कार्ड धारक को लाभ भारत यात्रा हेतु जीवन भर के बहुप्रवेश या बहुउद्देशीय वीजा, कृषि या बागान भूमि की खरीद और भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण करने संबंधित मामलों को छोड़कर कुछ वित्तीय, आर्थिक एवं शैक्षणिक मामलों में अनिवासी भारतीयों के साथ समानता। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 जी के तहत ओसीआई कार्ड धारक 5 वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते वह आवेदन करने से पहले 5 वर्षों में से एक बार भारत में निवास कर चुका हो। ओसीआई कार्ड धारक एनआरआई के समान राष्ट्रीय पेंशन योजना नामांकन के लिए पात्र है। ओसीआई कार्ड धारकों संबंधी प्रतिबंध क्या है? ओसीआई को दोहरी नागरिकता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। ओसीआई कार्ड वोट देने के लिए राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। ओसीआई कार्ड धारक अगर लिखित भारतीय संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 58, उपराष्ट्रपति 66, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 124, उच्च न्यायालय का 17 का न्यायाधीश। ओसीआई कार्ड धारक लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए भी अपात्र होते हैं। लोक नियोजन यानी सरकारी रोजगार के मामले में अवसर की समानता के संबंध में ओसीआई कार्ड धारक केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष पदों को छोड़कर संघ या राज्य सरकार के किसी भी लोक सेवा पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। उन्हें देश में अनुसंधान, पर्वतारोहण, धर्म प्रचार गतिविधियां, पत्रकारिता, प्रतिबंधित संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने की विशेष मंजूरी की आवश्यकता होती है। रिजर्वेशन अफर्मेशन एक्शन हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्य अपने यहाँ के विश्वविद्यालय परिसरों में विविधता कार्यक्रम को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर रहे हैं। अफर्मेटिव एक्शन तात्पर्य सकारात्मक कार्रवाई पक्षपात से है। सामाजिक या नस्लीय भेदभाव का सामना करने वाले सामाजिक समूहों के लिए शिक्षा, रोजगार आदि प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। भारत और अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन की तुलना विवरण भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का है। संवैधानिक व्यवस्था संविधान स्पष्ट रूप से अफर्मेटिव एक्शन का प्रावधान करता है और अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन की अनुमति देने के लिए 14वें संशोधन के समान संरक्षण खंड की व्याख्या की गई है। संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है भारत में और इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से उन्हें अछूत समझा जाता था। इस आधार पर उनके साथ किए गए भेदभाव को समाप्त कर दिया गया और अमेरिका में अल्पसंख्यक समूह और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना। लक्षित समूह है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अमेरिका में अफ्रीका अमेरिकी, हिस्पैनिक और एशियाई अमेरिकी आदि है। प्रणाली एक कोटा प्रणाली के आधार पर भारत में और अमेरिका में विविधता, समानता और समावेशन कार्यक्रमों पर आधारित है। प्रावधान है 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 आदि राज्यों को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। 15 क्लॉज 4 राज्य को नागरिकता, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। 16 क्लॉज 4 राज्य को अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पद में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के प्रावधान कर सकें। यह और अमेरिका 1961 में कार्यकारी आदेश के माध्यम से शुरू हुआ था या बाद में इसे कानूनी समर्थन के लिए 1964 नागरिक अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। आरक्षण के लिए ऊपरी सीमा इंदिरा साहनी मामले में दिए गए फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने 50% ऊपरी सीमा निर्धारित की थी और अमेरिका में कोई ऊपरी कानूनी सीमा नहीं है। अब है अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह अन्य बाद में निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 के तहत स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य अनुसूचित जाति समुदायों के भीतर अधिक वंचित समूहों को
अतिरिक्त कोटा संरक्षण प्रदान करने हेतु अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो संविधान के अनुच्छेद 341 क्लॉज 1 के तहत अनुसूचित जातियां अलग-अलग स्तरों पर पिछड़ेपन वाली जातियों, मूल वंशों या जनजातियों विजातीय समूह हैं। 341 क्लॉज 1 में भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकता है। अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं करता। क्योंकि उपवर्गीकरण से ना तो इस सूची में किसी नए अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है और ना ही इससे किसी को बाहर किया जाता है। अनुच्छेद 341 क्लॉज 2 में संसद कानून बनाकर किसी भी जाति, मूल वंश या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकती है, सूची से हटा सकती है। अनुसूचित जातियों उपवर्गीकरण का दायरा उपवर्गीकरण सहित इस तरह की किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य पिछड़े श्रेणियों के लिए अवसर की मौलिक समानता प्रदान करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कानून को व्यक्तियों या उनके समूहों की अलग-अलग पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ जातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उपवर्गीकरण कर सकता है, हालांकि राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि किसी जाति समूह के पिछड़ेपन के कारण उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। राज्य को राज्य की सेवाओं में कुछ जातियों के उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के बारे में डेटा एकत्र करना होगा। राज्य अपनी इच्छा और राजनीतिक लाभ के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, उसके निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। राष्ट्रपति का आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति समुदायों को सूची तैयार किए जाते हैं और उनमें मनमाने तरीके से हेरफेर अनुसूचित जातियों की विशेष जाति के पक्ष में 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 342 एक के तहत सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद राष्ट्रपति को सेब्स की सूची तैयार करने पर भी अधिकार देता है। अनुच्छेद 342 ए में 2018 में संविधान में शामिल किया गया था। आरक्षण के संबंध महत्वपूर्ण न्याय के निर्णय देखते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ओबीसी के तहत क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर रखना चाहिए। ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट समुदायों की सूची बनाने की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करने के समान, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 341 क्लॉज 2 का उल्लंघन करता है, जो विशेष रूप से संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। जनरैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि क्रीमी लेयर के उदाहरणों को अनुच्छेद 341, 342 पर लागू करना आरक्षण हेतु एससी समुदायों की सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। नेशनल यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इस सुर्खियों क्यों था? क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में जनवरी 2025 के समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। यूसीसी की पृष्ठभूमि जानते हैं। स्वतंत्रता से पहले लेक्स लॉ की रिपोर्ट 1840 में इसमें अपराधों, सबूतों, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के महत्व पर जोर दिया गया था। हालांकि इसमें यह सुझाव दिया गया था कि हिंदुओं, मुस्लिमों के व्यक्तिगत कानूनों को इस प्रकार की संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। बीएन राव समिति ने 1941 में समिति के हिंदू कानूनों के संहिताकरण के लिए संहिताबद्ध हिंदू कानून का सुझाव दिया था। इसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई थी। स्वतंत्रता के बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954 इस कानून में भारत के नागरिकों, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए किसी भी धर्म आस्था को मानने वाले व्यक्ति से विवाह करने का प्रावधान किया गया है। 4 प्रमुख हिंदू कानून हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप अधिनियम 1956 तथा हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। यूसीसी के बारे में जाने तो इसका असर पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने से है। ये समान कानून सभी धार्मिक समुदायों, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा। संविधान के भाग 4 में वर्णित डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचे का निर्माण करना है। वर्तमान भारत के व्यक्तिगत कानून काफी जटिल एवं अलग-अलग हैं। यहाँ प्रत्येक धर्म में अपने विशेष कानूनों का पालन करना होता है। भारत में लागू व्यक्तिगत कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। यह कानून हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्ध समुदाय पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ यह मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 यह ईसाई, पारसी, यहूदी समुदाय पर लागू होता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। यह यूसीसी से अलग है। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1967 में रूप में मौजूद है। उपासना स्थल अधिनियम 1991
तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सिविल अदालतों को अगले नोटिस तक पूजा स्थलों के स्वामित्व को चुनौती देने वाले एक नए मुकदमे दर्ज करने या विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने से रोक दिया है। पूजा या उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में जाने। यह अधिनियम घोषित करता है किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक चरित्र वहीं रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय को पूजा स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने जैसे स्वतंत्रता के समय मौजूद था का सकारात्मक दायित्व भी डालता है। ये घोषणा करता है कि पूजा स्थल के स्वरूप को परिवर्तित करने के संबंध में सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, कानून लागू होने के समाप्त हो जाएगा। इस अधिनियम के अपवाद है अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई। इसके अलावा अधिनियम प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों पर लागू नहीं होगा। कोई विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा निस्तारण हो गया हो, वे मामले भी इसमें शामिल नहीं है जो इसकी निपट चुके हैं और सुलझ गए हैं। ऐसे किसी भी स्थल को कोई रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया गया हो या अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। अधिनियम की धारा 6 इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिनियम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? तो सुर्खियों की वहीं पिचासीला साजी बनाम भारत संघ मामले 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए इजाजत के लिए किए गए व्यक्ति के अधिकारों को उचित ठहराया। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जाने तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने की आशंका के आधार पर न्यायालय में बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति से यह आशंका हो कि वह लोक व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है, उसे हिरासत में लिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संसद, राज्य, विधानमंडल प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बना सकते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 22 क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2 और गिरफ्तारी डिटेंशन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। 22 क्लॉज 3 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2 द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधित कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता। प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 हिरासत में लिए जाने के कारण जानने का अधिकार। 22 क्लॉज 4 3 माह से अधिक अवधि तथा प्रिवेंटिव डिटेंशन से रखने के लिए सलाहकार बोर्ड से मंजूरी पर आवश्यक या ये बोर्ड राज्य द्वारा गठित किए जाते हैं। इनमें आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश और नौकरशाह शामिल हैं। अनुच्छेद 22 क्लॉज 2 हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा उससे अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक है। 22 क्लॉज 5 में हिरासत में दिए गए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाना चाहिए और या अपने पक्ष रखने का यथाशीघ्र अवसर किया जाना चाहिए। यदि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करने में विफलता या देरी होती है तो संविधान का अनुच्छेद 22 क्लॉज 5 के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार वंचित करने के बराबर होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े कानून हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967, विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम 1974, कालाबाजारी रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980 आदि है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू करने के आधार पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामले पर भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, आपूर्ति एवं आवश्यक सेवाओं को रखरखाव और रक्षा आदि है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या है? ए.के. गोपालम बनाम मद्रास राज्य 1950 न्यायालय ने अनुच्छेद 22 क्लॉज 5 के स्पष्ट प्रावधानों के कारण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम 1950 को स्वीकृति दी थी। सिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। पर्सनालिटी राइट्स तो हाल ही में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में विविध संस्थाओं को एक अभिनेता की सहमति के बिना उसके नाम, छवि, आवाज और समरूपता का दुरुपयोग करने संबंधित प्रतिबंधित कर दिया। तो व्यक्तिगत अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषताओं को व्यक्त करते हैं जो सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तिगत का प्रतीक है, जिसके किसी भी कानून में व्यक्तिगत अधिकार या उसके संरक्षण का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि निजता के अधिकार, संपत्ति के अधिकार इसके तत्व विद्यमान है। व्यक्तिगत अधिकार के दो घटक हैं, पब्लिसिटी का अधिकार और निजता का अधिकार। अपनी छवि या समानता या पहचान की रक्षा करने का अधिकार है। टैक्स मार्क अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957। अनधिकृत प्रतिनिधि सुरक्षा अनुच्छेद 21 और जस्टिस से एक पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार 2017। मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार। आईपीसी यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है।
प्रतीक और नाम, अनुचित उपयोग की रोकथाम, अधिनियम 1950। तो ये कानून अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नामों और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपसमूह के तहत व्यक्तिगत अधिकार। तो वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकार के संरक्षण में संबंधित कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय उपसमय या संधि नहीं है। हालांकि पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय उपसमयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। रोम उपसमय 1961 है, कलाकारों के अधिकारों, पोर्नोग्राफी, प्रोड्यूसर के अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है। बौद्धिक संपदा प्राधिकार के व्यापार संबंधी पहलू। समझौता 1994। ये समझौता फोनोग्राम प्रोड्यूसर व लाइव प्रदर्शन करने वाले कुछ अधिकारों और प्रसारण प्राधिकारों की रक्षा करता है। वीपो प्रदर्शन फोनोग्राम संधि। यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा करती है। व्यक्तित्व अधिकारों के संबंध महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अन्य मामला 2011। वास्तविक दुनिया में किसी व्यक्ति की लोकप्रियता प्रसिद्ध इंटरनेट की दुनिया पर भी लागू होती है। दीपा जयकुमार बनाम एएल विजय 2019 मद्रास हाई कोर्ट। किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व, पब्लिसिटी, निजता के अधिकार और उनकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकार को विरासत में नहीं मिल सकता। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज। इनमी प्रॉपर्टी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पूर्वजों की उत्तर प्रदेश में स्थित शत्रु संपत्ति को बेचने का निर्देश दिया गया है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में शत्रु को ऐसे देश के रूप में परिभाषित किया गया जिसने जैसे पाकिस्तान, चीन, भारत पर आक्रमण किया हो। इस शत्रु व्यक्ति या शत्रु कंपनी की संपत्ति या उसकी ओर से धारित या प्रतिबंधित संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं। इस अधिनियम 2017 संशोधन द्वारा शत्रु की परिभाषा का विस्तार किया गया। इसमें निम्नलिखित शामिल है। शत्रु का कानूनी उत्तराधिकारी चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु देश का ना हो, कोई भी शत्रु जिसने भले ही अपनी राष्ट्रीयता बदल ली हो। 1968 का अधिनियम भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक को शत्रु संपत्तियों के संरक्षण, प्रबंधन, नियंत्रण और बिक्री का अधिकार देता है। शत्रु संपत्ति अधिरक्षण गृह मंत्रालय के अधीन होता है। राइट टू बी फॉरगॉटन। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल प्राइवेसी यानी डिजिटल दुनिया में निजता की रक्षा से संबंधित भुला दिए जाने का अधिकार के मुद्दे पर सुनवाई भुला दिए जाने का अधिकार के बारे में है। तो इस डेटा में मिटाने का अधिकार भी कहा जाता है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति किसी संगठन में अपने व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध कर सकता है। यह अधिकार तब लागू होगा जब व्यक्ति को डेटा या उद्देश्य के लिए अनावश्यक नहीं रह जाता है। इसके लिए एकत्र किया गया था जब यह व्यक्ति डेटा प्रोसेस के लिए अपनी सहमति वापस ले ली। भुला दिए जाने के अधिकार की उत्पत्ति फ्रांसीसी न्यायालय ने उल्लेखित विस्मृति किए जाने के अधिकार से हुई थी। हालांकि भुला दिए जाने का अधिकार एक पूर्ण निरपेक्ष अधिकार नहीं है। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी 2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भुला दिए जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में मान्यता दी। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में भुला दिए जाने का अधिकार उल्लेख नहीं है। यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कानून में भुला दिए जाने का अधिकार शामिल किया गया है। इनर लाइन परमिट। तो नागालैंड सरकार ने दीमापुर जो है चुकुम केमदिया, दिमा और न्यूलैंड जिलों के इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दी है। तो इसके बारे में जाने तो सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होती है जो भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्रों में जाने की अनुमति देती है। आईएलपी प्रणाली उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट आवागमन को विनियमित करता है। आईएलपी का आधिकारिक तौर पर उपयोग पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय संस्कृतियों की रक्षा के लिए किया जाता है। 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से उत्पत्ति हुई थी इसकी। आईएलपी विविध प्रभाव एक पर्यटकों के लिए और दीर्घकालीन प्रवास के लिए है। आईएलपी के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। आईएलपी के लिए पात्र नहीं है एनआरआई जो 6 महीने से अधिक विदेश में रह रहे हैं। पीआईओ कार्ड धारक, ओसीआई कार्ड धारक उन्हें संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट क्या है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट। तो विदेशी विषयक आदेश 1958 के तहत राज्य की इनर लाइन वाले क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में स्थित हैं। संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड के हिस्से में, संपूर्ण सिक्किम में। और विदेशी विषयक प्रतिबंधित आदेश है 1963 तहत प्रतिबंधित के रूप में घोषित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सिक्किम है। किसी विदेशी व्यक्ति को सामान्यतः संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में तब तक जाने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि सरकार को यह संतोष न हो जाए कि यदि ऐसा
यात्रा को उचित ठहराने के लिए ठोस कारण मौजूद हैं। भूटान के नागरिक को छोड़कर प्रत्येक विदेशी व्यक्ति को जो किसी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना है और करना चाहता है, रहना चाहता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। अब है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट करते हैं फिस्कल फेडरेशन। तो हाल ही में कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवादों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुख किया। राजकोषीय संघवाद के बारे में जाने तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा साझेदारी की राजकोषीय संघवाद है। भारत में राजकोषीय संघवाद व्यवस्था को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान हैं। 7वीं अनुसूची संविधान के तहत संघ और राज्यों के बीच कर आधारों का उल्लेख कर उन्हें क्रमशः संघ सूची, राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। राजस्व का वितरण भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत वर्गीकृत किया गया। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 269 ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाए एवं एकत्रित किया गया जाएगा। हालांकि इसे वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। अनुच्छेद 270 तो संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता तब तक राष्ट्रपति के आदेश पर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। हस्तांतरण का आधार ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर विभाज्य पूल के राज्यों की हिस्सेदारी वर्तमान में 41% है। 36 हस्तांतरण ये विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को आवंटित किए हिस्से से राज्यों के बीच वितरण को संदर्भित करता है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार निर्धारित मानदंड और उनका भार इस प्रकार है। आय अंतर इनकम डिस्टेंस 45%, क्षेत्रफल 15%, जनसंख्या 2011 15%, जनसांख्यिकी प्रदर्शन 12.5 और वन पारिस्थितिकी 10% तथा राजकोषीय प्रयास 2.5%। सहायता अनुदान केंद्र अनुदान 275 के तहत राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। अनुच्छेद 292 के अनुसार केंद्र सरकार के पास देश के अंदर या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति है। हालांकि अनुच्छेद 293 के तहत राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से ही ऋण दे सकती हैं। साथ ही यदि किसी राज्य पर केंद्र का ऋण बकाया है तो वह केंद्र सरकारों की पूर्व अनुमति के बिना कोई अन्य ऋण नहीं ले सकता है। फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्यों की वित्तीय स्थिति राज्य अपने राजस्व स्रोतों से अपने राजस्व व्यय का केवल 58% ही वित्त पोषित कर पाते हैं। मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात 27.5% है। राज्य सरकार के राजस्व की जरूरत है। कर राजस्व राज्य का अपना कर राजस्व, केंद्र से कर अंतरण तो राज्य का अपना कर राजस्व, आय पर कर, संपत्ति एवं पूंजीगत लेन देन कर और केंद्र पर से कर अंतरण है वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर। गैर कर राजस्व में पीएससी से लाभांश और प्रॉफिट और प्रशासनिक सेवाओं के लिए शुल्क। केंद्र सरकार की ओर से अनुदान है आपदा राहत अनुदान, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और राजस्व घाटा अनुदान। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए फिर से विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की मांग उठाई गई। विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे के बारे में गौरतलब की एससीएस केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के हेतु किए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है। यह दर्जा उन राज्यों को जो उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह के भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे होते हैं। एससीएस की शुरुआत 1969 में 55वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई। 1969 में 3 राज्यों को एससीएस प्रदान किया गया था। इसमें जम्मू कश्मीर और असम तथा नागालैंड शामिल थे। वर्तमान में 11 राज्यों को एससीएस दर्जा दिया गया। ये राज्य हैं असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना। एससीएस राज्यों को गौडगिल मुखर्जी मामले के आधार पर अनुदान दिया जाता है। ज्ञातव्य कि संविधान किसी भी राज्य को एससीएस राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता।
भारत के संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान 371, 371A, 371H और 371J किए गए हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब किसी भी राज्य को एससीएस प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद किसी भी नए राज्य को एससीएस नहीं दिया जाए। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों के लिए वर्तमान विशेष वित्त पोषक पैटर्न इन राज्यों के मुख्यमंत्री के उपसमूहों की सिफारिशों पर आधारित है, न कि एससीएस दर्जे पर। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाले हेतु मानदंड: पहाड़ी और दुर्गम इलाका, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक अवस्थिति, आर्थिक और संरचनात्मक पिछड़ापन, राज्य वित्त अभयरता प्रकृति। विशेष पैकेज है क्या है? हाल ही में बिहार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेजों की मांग की है। विशेष पैकेज से तात्पर्य भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है। इसके तहत इन राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। दूसरी ओर विशेष पैकेज पूरी तरह से विवेकाधीन होते हैं। ये पैकेज आवश्यकता आधारित हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता विशेष पैकेज देने के सबसे सैद्धांतिक कारण नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह अनुदान विविध वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 282 यह केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर न हो। 6 शेड्यूल: लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची के बारे में जानें। संविधान के अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 के तहत 6ठी अनुसूची में बर्दुलाई समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप संविधान में शामिल की गई थी। यह सूची इसमें शामिल राज्यों के राज्यपालों को अपने अपने में स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदों के गठित करने का अधिकार देती है। एडीसी की संरचना में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इनमें 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि शेष चुने जाते हैं। वर्तमान में 4 राज्यों में 10 एसी एडीसीज हैं। एआरसीज: यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजातियां जो तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। एडीसी और एआरसी के पास वन प्रबंधन, कृषि विरासत, विवाह, सामाजिक रीति रिवाज जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। उनके पास भू राजस्व एकत्र करने पर, कर लगाने, व्यापार को विनियमित करने, खनिज निष्कर्षण जैसे रॉयल्टी एकत्र करने आदि की भी शक्ति है। 5वीं और 6ठी अनुसूची तो कहाँ लागू है? 5वीं अनुसूची ये भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजाति क्षेत्र पर लागू है। वर्तमान में 10 राज्य हैं। 6ठी अनुसूची भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र पर लागू होता है। प्रशासन है जनजाति सलाहकार परिषद है, स्वायत्त जिला परिषद है, स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें हैं। प्रशासनिक शक्ति है राज्यों की विधानसभा का गठन होने के कारण टीएससी के पास समिति शक्तियां जो अधिकतर कार्यकारी हैं। परिषद को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां सहित व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। ये सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त हैं। पेशा अधिनियम 1996 लागू है और यहाँ लागू नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट तो इसमें सुर्खी में 2 जून 2024 को तेलंगाना राज्य के गठन के 10 साल पूरे हुए हैं। संविधान के इस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए। इस अनुच्छेद के तहत शक्ति संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करने या 2 से 2 अधिक राज्यों या हिस्सों को मिलाकर किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकती है। राष्ट्रपति की सिफारिश है। नए राज्य के गठन संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी सदन में पेश किया जाएगा। राज्य विधानमंडल के साथ परामर्श: किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति विधेयक को उस राज्य विधानमंडल को निर्धारित समय के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा। उसके क्षेत्र, सीमा या नाम में प्रभावित हो रहे हैं। संसद एक साधारण विधेयक पारित करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है। साधारण विधेयक संसद में साधारण बहुमत से यानी गठन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। जिलों का गठन: राज्य सरकार के पास राज्यों में नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने का अधिकार है। सरकार कार्यकारी आदेश या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके ये बदलाव किए जा सकते हैं। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय: बेरुबारी संघवाद 1960 इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकता है। और किसी भारतीय क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके भी किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने हेतु 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग समितियां हैं। इसके दर समिति 1948 आयोग ने भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी।
जेबीपी समिति है 1948 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया इस समिति के सदस्य हैं। उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम जेवीपी रखा गया था। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन का मांग खारिज कर दी थी। फजल अली आयोग था 1953 का। आयोग ने राज्य पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित 4 कारकों की पहचान की थी: देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना एवं मजबूत करना, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता का महत्व देना, तो वित्तीय स्थिरता और आर्थिक और प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखने पर बल देता है, तथा राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप से लोगों एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना होना चाहिए। फजल अली आयोग ने 14 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी। संसद ने आयोग की सिफारिश के साथ में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से लागू किया था। नेक्स्ट न्यूज है जुडिशियरी से। देखते हैं कौन कौन से इसमें न्यूज है। इसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और मध्यस्थ सुलह एवं सुलह परियोजना समिति ने संयुक्त रूप से विकसित किया। एनसीपीसी का गठन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इससे गठित करने का उद्देश्य मध्यस्थता सुलह के प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन निगरानी करना था। यह पूरे देश में कानूनी पेशेवरों को मध्यस्थता के क्षेत्र में विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान करेगा और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देगा। एडीआर ऐसी क्रिया है जिसके तहत न्यायालय बाहर विवादों का समाधान निपटान किया जाता है। इसके तहत सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, जैसे सिविल, वाणिज्यिक और औद्योगिक आदि। इसके तहत विवादों पर बात करने के लिए और उनका समाधान करने के लिए भी निष्पक्ष थर्ड पार्टी को शामिल किया जाता है। आर्बिट्रेशन पर मौजूद फ्रेमवर्क। भारत में फ्रेमवर्क तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन अधिनियम 1996 लागू किया गया है। ये अनसिट्रल मॉडल कानून के अनुरूप बनाया गया है। यह भारत का यह कानून वाणिज्यिक विवादों सहित सभी प्रकार के आर्बिट्रेशन पर लागू होता है। इस अधिनियम में 2015, 19, 21 में संशोधन किए गए हैं। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन अधिनियम 2021 उन आर्बिट्रेशन निर्णयों को लागू करने पर बिना शर्त रोक लगाने की अनुमति देता है जो आर्बिट्रेशन समझौते, अनुबंध, पक्षांठ, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के माध्यम से किए गए थे। यह संशोधन 23 अक्टूबर 2015 से पूर्व व्यापी रूप से प्रभावी हुआ था। संस्थागत आर्बिट्रेशन की सुविधा के लिए नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केंद्र अधिनियम 2019 बनाया गया। भारतीय आर्बिट्रेशन परिषद की स्थापना की गई। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। वैश्विक स्तर पर फ्रेमवर्क। वर्ष 1923 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई थी और 1899 में हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना की थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटान पर कन्वेंशन के तहत की गई थी। भारत भी इसका पक्षकार है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौता ऑनसिट्रल मॉडल कानून लागू किया गया है। एडीआर के प्रकार हैं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन और नेगोशिएशन और कोलैबोरेटिव लॉ। तो मध्यस्थता में क्या है, इसके तहत साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद तटस्थ मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जाता है और इसे पक्षांठ भी कहा जाता है। मीडिएशन ये बहुत ही लचीली प्रक्रिया है। इसमें विवाद किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। सुलह में इसके तहत एक तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा संबंधित पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर बातचीत कर समाधान का विकल्प प्रदान किया जाता है। समझौता यह पारस्परिक रूप से संबंधित पक्षकारों उनके वकील के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संबंध होता है और इसमें तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होता है। और सहयोग कानून है। इसके तहत दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधित्व एक सहयोगी वकील द्वारा किया जाता है और दोनों पक्षकार मुकदमा नहीं करके सहमत हो जाते हैं। मध्यस्थता अधिनियम है मीडिएशन एक्ट 2023। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित मध्यस्थता विधेयक को मंजूरी दे दी है और यह विधेयक कानून बन गया है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान में एक पसंदीदा तरीके के रूप से बढ़ावा देना है। और मध्यस्थता कानून 2023 की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालें तो इसको परिभाषित करता है। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मध्यस्थता, मुकदमा और पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह एवं समान अर्थ की कोई पदावली शामिल हो। इसके से संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ कहा जाता है। मुकदमे से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता संबंधित पक्षों में अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले जो है
मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करते हैं। मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद है। केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। इस सूची में निम्नलिखित विवाद शामिल है: नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों में संबंधित विवाद, दंडनीय अपराध में अभियोजन से जुड़े विवाद, तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद आदि है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है। जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से या ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हो तब तक मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय सक्षम क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के तहत होगी। मध्यस्थता किए जाने वाले की समय सीमा है। इसमें 120 दिनों के भीतर पूरी किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस समय सीमा को पक्षों की सहमति से 60 दिनों तक बढ़ाया जाता है। एक पक्ष 2 सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट जाता है और न्यायालय संबंधित मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। भारतीय मध्यस्थता की स्थापना एमसीआई निम्नलिखित शामिल होंगे: एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य, मध्यस्थता एडीआर का अनुभव रखने वाले एक अंशकालिक सदस्य जिसमें विधि सचिव या उच्च व्यय सचिव शामिल होगा और 3 पदेन सदस्य। मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है। ये मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को एमसीआई द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत निकाय या संगठन के रूप में परिभाषित करता है। विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित प्राधिकरण की मध्यस्थता कर सकता है। लागू होना या प्रवर्तनीय तो मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान ही बाध्यकारी परिवर्तनीय होंगे। हालांकि मध्य व्यवस्था के फैसले को 90 दिनों के भीतर सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मध्यस्थता द्वारा किए गए समाधान को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, छद्मरूपण और मध्यस्थता के लिए उपयुक्त विवाद के आधार पर चुनौती दी जाती है। लोक अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष विवाद समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत के बारे में जाने तो एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। इसे विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत संविधिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम में संशोधन करके सार्वजनिक हित वाले सेवाओं के लिए अस्थायी लोक अदालतें गठित की गई और ये अदालतें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करती सकती हैं। लोक अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में बाध्य नहीं है। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। इसके निर्णय अंतिम और सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत संबंधी शामिल है: किसी भी अदालत में लंबित कोई भी मामला, कोई भी बात जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है, न्यायालय में दायर किए जाने वाली संभावनाओं को यदि इसके दायरे में आने वाले मामलों की प्रकृति स्वरूप है। वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण आदि। पहली लोक अदालत 1982 के जूनागढ़ में आयोजित की गई थी। फ्री लीगल एड देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेलबंद कैदियों को निःशुल्क और समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी किए हैं। भारत में निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता के बारे में जानो तो भारत में विधिक सहायता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने से है जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तथा तक जो है पहुंच का खर्च वहन करने में समर्थ है। विविध सहायता में कानूनी सलाह, अदालती कार्रवाई में प्रतिनिधित्व, मध्यस्थता, वार्ता, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शामिल है। वैधानिक प्रावधान है: विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यह अधिनियम 1995 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों निःशुल्क और उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विविध सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना। इस अधिनियम में निम्नलिखित संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया है: नालसा है, राज्य विविध सेवा प्राधिकरण और जिला विधि प्राधिकरण आदि है। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 में कुछ मामलों में जहां अभियुक्त के पास विविध सहायता के लिए साधन नहीं है, वहीं खर्च के पर अभियुक्तों को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम है: दिशा, टेली लॉ, न्याय मित्र कार्यक्रम, लोक अदालत आदि। विधिक सहायता संबंधित वैधानिक प्रावधान है: अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्रारंभिक दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और 39 ए में यह अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश देता है ताकि कोई नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे, और इसमें 42 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए,
निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्ति हैं महिला एवं बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार लोग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या दिव्यांगजन, संरक्षण गृह एवं किशोर रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्ति, मनोरोग अस्पताल में भर्ती व्यक्ति। संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति के शिकार व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय में मामला होने की स्थिति में इसके लिए वे व्यक्ति पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला होने पर यह आय सीमा जो है 5 लाख रुपए निर्धारित की है। ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि केंद्र शासित अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत मानवाधिकार क्षेत्र का उपयोग करके कोई आदेश पारित करता है तो उस आदेश के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं। अधिकरण प्रणाली के बारे में जाने तो उसकी प्रकृति अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं या उनका उद्देश्य न्यायपालिका पर मुकदमों का भार कम करना। इसके अलावा अधिकरणों में तकनीकी विषयों में जुड़े मामलों के निपटान के लिए विषय विशेषज्ञ में शामिल होना जिसमें फैसला सुनाना आसान हो जाता है। संवैधानिक मान्यता। संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में 323 ए जोड़कर प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसी प्रावधान के तहत कैट की स्थापना की गई थी। कैट का क्षेत्र अधिकारी संघ या अन्य सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरणों में लोक सेवकों और अन्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति कर्मियों की सेवा शर्तों के संबंध में विवादों का निपटान करता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 323 बी के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद ही अनन्य अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले किसी भी विषय पर अधिकरण का गठन कर सकते हैं और प्रत्येक अधिकरण को उसकी विशेषज्ञता के घोषित क्षेत्र के भीतर मामलों की सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार दिया गया है। कुछ अधिकरण के पास अपीली क्षेत्राधिकार भी हैं। इसका अर्थ है कि अधिकरण अपने नीचे प्राधिकरणों का प्रतिधिकारी सरकारी निकाय द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकता है। अपील है समानता अधिकरणों की फैसलों के खिलाफ अपील संबंधित हाई कोर्ट में की जाती है। हालांकि कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनमें अंतर्गत अपीलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। अधिकरण न्यायालय के बीच अंतर क्या है? तो स्थापना देखें अधिकरण न्यायालय। तो अधिकरण जो है संसद के नियमों द्वारा स्थापित है। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम संविधान में अनुच्छेद 323 ए तथा अनुच्छेद 323 बी कराधान भूमि सुधार जैसे अन्य मामलों के लिए अधिकरण जोड़े गए हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और न्यायालय है केवल भारत संविधान में है। उद्देश्य है विशेष मामलों में विवादों शिकायतों पर समाधान करना और न्यायालय है अपने क्षेत्राधिकार कानून व्यवस्था की व्याख्या करना और अपने उसे बनाए रखना। उसके अलावा सिविल एवं क्रिमिनल मामलों का निर्णय देना। प्रक्रियात्मक अनुपालन क्या है? विशेष प्रक्रियाओं से बंधे नहीं होते हैं बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करते हैं। ये प्रक्रियात्मक संहिताओं से बंधे हैं। सदस्य न्यायिक और विशेष ज्ञान वाले एक्सपर्ट शामिल होते हैं। इसमें केवल न्यायिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं। शक्तियां हैं उन कानूनों तक सीमित हैं जिनके तहत वे निर्धारित हैं। निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानून का उपयोग करने की शक्ति। बेल है। हाल ही में 2 न्यायाधीश वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने फैसला सुनाया कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 जैसे विशेष कानूनों में भी जमानत नियम है, जेल अपवाद सिद्धांत है। भारत में जमानत प्रकार है नियमित जमानत, पहले से गिरफ्तार पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति को मिलने वाली जमानत। अग्रिम जमानत है गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार की आशंका होने पर भी पहले एहतियात के रूप में दी जाने वाली जमानत। अंतरिम जमानत है नियमित अग्रिमित और जमानत पर सुनवाई से पहले अस्थायी रूप से दी जाने वाली जमानत है। डिफॉल्ट जमानत है जब पुलिस निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रहती तो व्यक्ति को दोषी के अभाव में जमानत का रिहा किया जाता है। अन्य संबंधित तथ्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना संविधान की अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जनमत के लिए कानून क्या है? जमानत के लिए कानून प्रावधान। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 में जमानत योग्य अपराधों में जमानत देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि या आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। और इसके तहत यदि पहली बार जमानत करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। लैंगिक अपराधों के मामले में बाल संरक्षण अधिनियम पॉक्सो तो घरेलू हिंसक महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे विशेष कानून जमानत देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जमानत के लिए उपाय क्या है?
प्ली बार्गेनिंग सौदा अभिवाद। यह अदालत में अभियोजित शुरू होने से पहले प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच समझौता है। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की 290 में प्ली बार्गेनिंग से संबंधबद्ध कर दिया गया है और आरोप होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है। उपयोग है कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ 7 वर्ष के लिए कारावास के दंडनीय अपराधों पर कानून लागू होता है। हालांकि ये महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध या सामाजिक आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होता है। ई प्रिजन सॉफ्टवेयर राज्यों की अथॉरिटीज को 10 तरीके से कैदियों से संबंधित डेटा प्राप्त करने में सहायक करता है। संबंधित तथ्य हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 न्यायाधीशों की पीठ में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक सख्त प्रावधान तब तक नहीं लागू होगा जब तक आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध शामिल न हो। अधिनियम के 18 उपबंध किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत पर प्रावधान इस अधिनियम के तहत अपराध से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होगा। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 में अग्रिम जमानत के लिए प्रासंगिक प्रावधान शामिल है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में जाने तो एसटी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अपराधों को रोकने, ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना तथा पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास का प्रावधान करना है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान है आरोपी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस कानून के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को हाल ही में मैला उठाने के काम पर लगाना, एससी/एसटी समुदाय की महिलाओं को देवदासी कुप्रथा के नाम पर देवता मंदिर को समर्पित करना और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के प्रथागत अधिकार को वंचित करना जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें एससी और एसटी समुदाय को छोड़कर अन्य समुदायों को लोक सेवा अधिनियम के तहत दिए गए कर्तव्य की उपेक्षा करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। अदर इम्पोर्टेंट ये जो है ग्राम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालय के गठन की व्यवहार्यता पर जांच जताई है और गौरतलब है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों के गठन का अनिवार्य किया गया है। ग्राम न्यायालय की विशेषताएं उद्देश्य ग्राम न्यायालय वैधानिक ग्राम न्यायालय 2008 के अंतर्गत इस अधिनियम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्य को अधिनियम में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को छूट दी गई है। ग्राम न्यायालय का स्थान इन मध्यवर्ती पंचायतों के मुख्यालय में स्थित होगा और स्थिति है ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। राज्य सरकार संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारियों की नियुक्ति करती है। अधिकार क्षेत्र मोबाइल कोर्ट होगा जिसके सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार क्षेत्र होंगे। विवाद समाधान है, विवादों का समाधान सुलह और